चलिए शुरू करते हैं। हमने इसके पहले तक बता दिया था, यहाँ से शुरू करना है डिवेंचर से। डिवेंचर्स की बातें सेक्शन 71 में बोली गई है। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 30 में बोला गया है। डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट whether constituting a charge on the asset of the company or not। डिवेंचर्स में क्या क्या चीजें आती है? डिवेंचर्स स्टॉक आती है, बॉन्ड होती है, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी, कंपनी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एज एविडेंस होता है कि कंपनी ने लोन लिया है, डेट लिया है, वो सारी चीज़ें, चाहे कंपनी के एसेट के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट हो या ना हो, वो सारे डिवेंचर्स कहलाते हैं। तो डिवेंचर्स एक तरह का लोन ही होता है, बस एक एविडेंस के फॉर्म में इसे हम इशू करते हैं। और यहाँ पे जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट एक एविडेंस होता है कि आपने लोन लिया है। प्रोवाइडेड डेट जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपको चैप्टर 3D में पढ़ना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ने ये सारी चीज स्पेसिफाई की रहती है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिवेंचर्स होती है। कुछ ऐसे और भी इंस्ट्रूमेंट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे प्रेस्क्राइब करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसे बताती है कि ये सारे चीज भी इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर हो सकती है। ठीक है। और कुछ ऐसे चीजें होती है जिसको डिवेंचर्स नहीं ट्रीट किया जाता है, तो वो आरबीआई इशू करती है। ठीक है। आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के कंसल्टेशन से कंपनी इशू करती है और उस चीज को यहाँ पे डिवेंचर्स ट्रीट नहीं किया जाएगा। डिवेंचर्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं? डिवेंचर्स के आपके फीचर्स हम कैसे बोलेंगे कि ये डिवेंचर्स है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिवेंचर और फीचर्स, तो आप ये एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट फीचर्स ऑफ डिवेंचर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साइजेबल अमाउंट ऑफ लोन। ये मतलब आपका क्या है, एक छोटे छोटे हम अमाउंट में लोन लेते हैं लोगों से, तो इसलिए इसको स्मॉल यूनिट बोला गया है। यानी एक लोन का ही छोटा छोटा भाग होता है। सपोज मुझे 1 लाख रुपया मुझे कलेक्ट करने हैं, 1 लाख रुपीज मुझे जमा करना है। तो मैंने क्या किया, कुछ लोगों से, कुछ एक पर्सन था जिससे मैंने 1,000 लिया, दूसरे पर्सन से 2,000, तीसरे पर्सन से 1,500, ऐसे करके मैंने छोटे छोटे अमाउंट में मैंने लोन कलेक्ट कर लिया। तो इसलिए ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो हम अमाउंट्स लोन के रूप में लेते हैं। ओके। इसके बाद जब भी हम डिवेंचर इशू करते हैं, एप्लीकेंट्स आर गिवन सर्टिफिकेट्स। डिवेंचर इशू किया जाएगा तो एप्लीकेंट्स को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि उसने कंपनी को कितना लोन दिया है, उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है। डिवेंचर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय कंपनी। डिवेंचर सर्टिफिकेट कंपनी के द्वारा इशूड किया जाता है, और ये कंपनी जब भी इशू करती है तो अपनी कॉमन सील के अनुसार ही इशू करती है। कॉमन सील क्या होता है? एक तरह का सिग्नेचर होता है कंपनी का। If any are under the signature of two directors or a director and a company secretary if he has been appointed। देखिए, कंपनी जब भी डिवेंचर इशू करेगी तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी का कॉमन सील लगा होगा, मोहर लगा होगा, और साथ में अगर कोई डायरेक्टर्स है तो 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए, या फिर एक डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी है तो उसका भी साइन होना चाहिए। The company pays periodic interest on amount raised by issuing debentures। जो कंपनी होती है वो आपको पीरियोडिक इंटरेस्ट भी पे करती है। जो भी अमाउंट कंपनी लोन के रूप में ली रहती है, उसके लिए कंपनी इंटरेस्ट पे करती है डिवेंचर होल्डर्स को। A debenture is generally prefixed with the rate of interest। डिवेंचर्स के लिए जो भी इंटरेस्ट है वो पहले से फिक्स कर दी जाती है, उसी इंटरेस्ट से उसे पीरियोडिकली इंटरेस्ट पे किया जाता है। ओके। अब याद रखेंगे कि जो भी डिवेंचर्स होती है ना, उस पर अगर 10% 20% लिखा होता है, वो उसका रेट को डिफाइन करता है। वो डिवेंचर का रेट होता है, उस रेट से ही डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके बाद वोटिंग राइट्स क्या होता है? क्या डिवेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलती है? वोटिंग राइट्स आर नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ डिवेंचर्स सिंस सेक्शन 71 क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 clearly stated that no company shall issue any debentures carrying any voting rights। डिवेंचर होल्डर्स को किसी प्रकार का वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता है, ये चीज आप याद रखेंगे। डिवेंचर इज इन द नेचर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। डिवेंचर जो होता है वो कैसा होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, विच इज ट्रांसफरेबल एज पर द प्रोविजन कंटेन इन आर्टिकल ऑफ द कंपनी। जो ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होगा कि इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल है तो वो ट्रांसफरेबल होता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। डिवेंचर में सिक्योर,
डिवेंचर सिक्योर भी हो सकता है, अनसिक्योर भी हो सकता है, ये भी याद रखेंगे। डिवेंचर सिक्योर भी हो सकता है, अनसिक्योर भी हो सकता है। इन केस ऑफ सिक्योर डिवेंचर, अगर सिक्योर डिवेंचर होगा तो क्या होगा, चार्जेस क्रिएटेड ऑन एसेट ऑफ द कंपनी। सिक्योर डिवेंचर अगर कंपनी इशू करती है तो उस केस में कंपनी की जो एसेट होती है उसके एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाएगा इन फेवर ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। डिवेंचर ट्रस्टी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो देखते हैं कि कहीं डिवेंचर्स को ठीक तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, डिवेंचर्स को इंटरेस्ट टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, डिवेंचर्स के इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ सारे चेक करने के लिए एक डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है। तो जो चार्ज क्रिएट होगा एसेट के ऊपर वो डिवेंचर ट्रस्टी के फेवर में किया जाएगा। एज पर द टर्म्स ऑफ इशू और डिवेंचर, जब डिवेंचर इशू किया जाता है तो ये रिडीम भी किया जाएगा। रिडीम करने के लिए आपको टाइम पहले से बता दिया जाएगा। रिडीम जब भी होगी तो या तो इंस्टॉलमेंट में रिडीम होगा या फिर फुल फुल एक ही साथ सारे पैसे पे कर दिए जाएंगे। ठीक है, रिडीम ईयरली भी हो सकती है या फिर बाई ईयरली हो सकती है। ये इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, पीरियोडिक इसका डिसाइड किया जाता है। जब भी इशू किया जाएगा डिवेंचर्स तो अब कुछ ऐसे डिवेंचर्स होते हैं जो कन्वर्जन के बेसिस पे इशू किया जाता है। तो कन्वर्जन के बेसिस पे अगर इशू किया जाएगा तो उस केस में क्या होगा, मेच्योरिटी देखेंगे तो उसी मेच्योरिटी पे हम इक्विटी शेयर में उसे कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई डिवेंचर है तो 10 साल के बाद कन्वर्ट होने वाली है तो 10 साल के बाद ही उसे हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे। ये भी चीज़ें हो सकती है। डिवेंचर सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। डिवेंचर सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर डिलीवर करना जरूरी होता है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स, जिस डेट को डिवेंचर्स अलॉट हुई है उस डेट से 6 महीने के अंदर डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। अनलेस द कंपनी इज प्रोविडेड बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ और एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ट्राइब्यूनल और एनी अदर अथॉरिटी। नहीं तो फिर क्या होगा, कंपनी को मना कर दिया जाएगा कि वो डिवेंचर अब इशू नहीं कर सकती है। ये आपका फीचर था डिवेंचर्स का। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है डायरेक्टर्स के बारे में। डायरेक्टर क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो कंपनी होती है, कंपनी को रन कराने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए जो कंपनी के सारे इंटरनल रूल्स, सारे रेगुलेशंस को देखे, कंपनी को चलाने के उसको फॉलो करे। तो जो ऐसा व्यक्ति होगा जो कंपनी को देखेगा, कंपनी को रन करेगा, कंपनी को चलाएगा, उसको अच्छी जगह पे लेके जाएगा, उसके लिए एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, वो पर्सन होता है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर ही कंपनी को रन कराता है। डायरेक्टर्स को इतना पावर दिया जाता है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, वो सुपरवाइज करता है कंपनी के सारे अफेयर्स को, कंपनी के सारे कंपनी के जितने सारे बिजनेस एक्टिविटीज है वो सबको भी वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, चलाता है उसे। एक पर्सन होता है जिसको डायरेक्टर कहते हैं। तो डायरेक्टर का यही काम होता है, जितनी भी सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगी उन सारे पर डायरेक्टर का साइन होना भी चाहिए, इसलिए डायरेक्टर को ये सारे पावर्स दिए जाते हैं। तो मैनेजिंग ऑफ अ डायरेक्टर, डायरेक्टर आर द पर्सन अपॉइंटेड टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द अफेयर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर कौन होता है, डायरेक्टर ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो कंपनी के अफेयर्स को सुपरवाइज करता है, कंपनी के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को वो कंट्रोल करता है। इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 34 में। बोला गया है कि डायरेक्टर एज एनी पर्सन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। डायरेक्टर कोई भी पर्सन हो सकता है जो कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट किया जाता है। कंपनी का बोर्ड होता है, बोर्ड मतलब जैसे 4-5 लोग ऐसे होंगे, इसी में हम किसे डायरेक्टर बनाना चाहते हैं तो जिसको भी हम अपॉइंट करेंगे वो फिर क्या बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा। जो बोर्ड होता है वो बोर्ड में बहुत सारे लोगों मिल के एक कमिटी बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसी ग्रुप को बोर्ड बोल देते हैं। और उस बोर्ड सॉरी उस बोर्ड में डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर मीन्स एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। डायरेक्टर का मतलब कोई भी पर्सन अगर उससे डायरेक्टर के पोजीशन पे बैठा दिया गया तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्टर कहलाएगा। पर्सन विल बी डिम्यूट टू डायरेक्टर, पर किसी पर्सन को भी हम डायरेक्टर एज्यूम कर सकते हैं अगर वो डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है, यानी जो काम डायरेक्टर करता है वो काम अगर वो पर्सन कर रहा है तो उसे हम डायरेक्टर मानेंगे। दो ही में बी नेम डिफरेंटली, भले ही उसका नाम हम कुछ भी बोले, भले ही उसका चाहे कोई भी नाम आप बोलो,
द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर कलेक्टिवली रेफर टू एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब यहाँ पे बोला क्या है कि जो डायरेक्टर ऑफ कंपनी होते हैं कलेक्टिवली, कलेक्टिवली का मतलब टुगेदर, एक ग्रुप में अगर रहते हैं तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं या बोर्ड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, एवरी पब्लिक कंपनी मस्ट एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 में बोला गया है कि जितनी सारी पब्लिक कंपनी होती है हर पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होती है और सारे प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होंगे। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ 1% कंपनी। अगर 1% कंपनी रहेगी तो उसमें एक डायरेक्टर होंगे। ठीक है। डायरेक्टर के मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम डायरेक्टर 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आर्टिकल्स में चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स रख सकते हैं कंपनी के अंदर। सो एटलीस्ट 1 डायरेक्टर जो होगा कंपनी के बोर्ड से होते हैं, जो इंडिया में ही रहेगा और द टोटल पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। पिछले साल 182 दिन इंडिया में अगर रहेगा वही पर्सन कम से कम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। मतलब कोई बाहरी व्यक्ति यानी फॉरेनर या फिर एनआरआई कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं बन सकते हैं। अगर वो बनेगा तो उसको पहले पिछले साल इंडिया में 182 दिन रहना पड़ेगा। अब हमारा देखेंगे एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। Executive directors are the directors who are also involved in day-to-day management of the company. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसे कहते हैं जो कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व रहता है, उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये होल टाइम डायरेक्टर्स भी होते हैं। जैसे एग्जांपल बोलेंगे तो यहाँ पे फाइनेंस डायरेक्टर होते हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर्स होते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी वो डेली मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होते हैं और ना ही किसी तरह का एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड करते हैं कंपनी के अंदर। दे ब्रिंग एन इंडिपेंडेंट वॉइस एंड पर्सपेक्टिव टू द बोर्ड। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, कभी भी वो कंपनी के अंदर आते हैं एज अ बोर्ड मेंबर के वो पर्सपेक्टिव होते हैं, उन्हें हम कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्हाट इज अ लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के अंदर लीगल पोजीशंस क्या होती है डायरेक्टर्स की? डायरेक्टर आर द पर्सन डली अपॉइंटेड बाय कंपनी। जो डायरेक्टर होता है उसको कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करता है और डायरेक्ट करता है, चलाता है उसे। एंड दे आर समटाइम्स डिस्क्राइब एज एजेंट्स। और डायरेक्टर को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं? एजेंट्स बोलते हैं, ट्रस्टीज बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ भी बोलते हैं एंड मैनेजिंग पार्टनर्स भी बोलते हैं एंड सो ऑन। और भी हम बोल सकते हैं उसको कुछ भी। बट ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन इज यूज नॉट एग्जीक्यूट एग्जॉस्टिव ऑफ देयर पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको पूरी तरीके से हम पावर्स दे दिए हैं, वो अपने पूरे पावर से रेस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जॉस्ट करें। बट इन इंडिकेटिंग यूजफुल पॉइंट्स ऑफ व्यू फ्रॉम विच they may for the moment and for the particular purpose be considered। तो कुछ ऐसे पर्पस के लिए उन्हें हम एज अ एजेंट्स अपॉइंट करते हैं, कुछ ऐसे कंपनी के रूल्स ऑब्जेक्ट्स होती है उसके लिए हम उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो जो डायरेक्टर होते हैं वो एज ए एजेंट बन के भी काम करते हैं। एजेंट किसके होते हैं? वो शेयर होल्डर्स के होते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे वो कंपनी के बिजनेस को चलाते हैं। कंपनी कैन नॉट एक्ट बाय इटसेल्फ। कंपनी अपने आप काम नहीं करती है, उसके लिए कोई पर्सन होना चाहिए जो डायरेक्टर के द्वारा यहाँ पे कंपनी काम करती है। डायरेक्टर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी के बिहाफ पे काम करता है। एंड एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी मेक द कंपनी लाइबल ऑन इट एंड नॉट द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे काम करता है, इसलिए डायरेक्टर को हम कंपनी को लाइबल मानते हैं, डायरेक्टर को लाइबल नहीं मानते। डायरेक्टर्स कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर एनी डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर पर्सनली लाइबल नहीं होता अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है। लाइक एजेंट्स, डायरेक्टर्स शुड कंडक्ट बिजनेस ऑफ द कंपनी। जैसे एजेंट्स होता है उसी प्रकार डायरेक्टर्स एजेंट्स के रूप में कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट करवाता है और वो कंपनी के सारे टेक केयर करता है, कंपनी की सारी स्किल एंड इंटेलिजेंस को वो खुद पोजेस करता है। इसलिए ये जो भी कंपनी की एसेट होती है उसके लिए अकाउंटेबल्स
एंड किसके कंट्रोल में होती है? डायरेक्टर्स के कंट्रोल में होती है। डायरेक्टर ही कंट्रोल करता है, डायरेक्टर ही बिजनेस के एसेट को अपने होल्ड में रखना चाहता है, बस ये नाम देता है कि ये कंपनी के एसेट है। इस वजह से अगर उस एसेट से कोई प्रॉफिट होती है तो वो प्रॉफिट किसकी होती है? कंपनी की होती है। दे शुड नॉट मेक एनी सीक्रेट गेन्स एट द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर कोई भी सीक्रेट गेन्स या सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती है, ये चीज़ याद रखेंगे। यानी कंपनी के एसेट से अगर आप कोई भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, डायरेक्टर अगर प्रॉफिट कोई भी अर्न करता है तो वो कंपनी की प्रॉफिट होती है, ना कि डायरेक्टर की प्रॉफिट होती है। इसके बाद डायरेक्टर जो है वो और किस तरीके से काम करेगा? डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी भी काम करता है। कैसे? डिस्क्राइब एज अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी एज दे स्टैंड इन फिड्यूसरी कैपेसिटी टुवर्ड्स द कंपनी। मतलब हम ये मानते हैं कि वो एक बनावटी पर्सन है, बनावटी कंपनी जो होती है, बनावटी बनावटी उसको पर्सन मानते हैं। और उसकी कैपेसिटी जो होती है वो ये इतना होता है कि वो एज अ ट्रस्टी काम करेंगे, जो भी डायरेक्टर होता है वो एज अ ट्रस्टी काम करेगा। तो कंपनी के बिहाफ पे वो काम करता है एज अ ट्रस्टी। कोई भी अगर काम करना होगा कंपनी के लिए तो डायरेक्टर काम करेगा, लेकिन वो बोलेगा मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कंपनी की तरफ से काम कर रहा हूँ, इसलिए उसको फिड्यूसरी कैपेसिटी बताई गई है। दे आर नॉट ट्रस्टीज इन लीगल सेंस एज द रूल्स एप्लीकेबल टू ट्रस्टीज अंडर द ट्रस्टीज एक्ट डू नॉट अप्लाई टू डायरेक्टर्स। यानी जो ट्रस्टीज एक्ट के रूल्स होते हैं वो डायरेक्टर्स पे अप्लाई नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रस्टीज होते नहीं है। But the asset and properties of the company, in addition to being an agent, they also act as a trustee. लेकिन जो कंपनी की प्रॉपर्टीज होती है, एसेट होती है, वो एज अ एजेंट्स वो अपने लिए रखा होता है, डायरेक्टर अपने लिए यूज करता है, तो इस वजह से उसे ट्रस्टी मानते हैं। क्योंकि कंपनी जो होती है, कंपनी की सारी एसेट और प्रॉपर्टी किसकी होती है? कंपनी की होती है। तो जब भी डायरेक्टर इस एसेट को यूज करता है, एज ए ट्रस्टी यूज करता है, तो फिर वो डायरेक्टर उसे उस समय के लिए ट्रस्टी बोलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रस्टी होता नहीं है। दे मस्ट अकाउंट फॉर ऑल द मनीज ओवर विच दे एक्सरसाइज कंट्रोल। ठीक है, यानी जितनी भी सारे पैसे से रिलेटेड वो कोई भी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करता है, तो ये सब ट्रस्टी के बिहाफ पे काम करता है डायरेक्टर। दे मस्ट एक्सरसाइज देयर पावर ऑनेस्टली इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। वो हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट में ही ऑनेस्टली काम करता है और अपने पावर का ऑनेस्टली यूज करता है। इस वजह से वो हमेशा शेयर होल्डर्स के लिए कम और कंपनी के लिए ट्रस्टी के रूप में काम करता है, नॉट देयर ओन सेक्शनल इंटरेस्ट। वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता है। The peculiar interest of their office is one of the reasons why the directors have been described as trustee. Next, डायरेक्टर से एम्प्लॉय। डायरेक्टर जो है ऐसे एम्प्लॉय के रूप में भी काम करता है। उसकी पोजीशंस क्या होती है कंपनी के अंदर? कि वो एक एम्प्लॉय के रूप में भी काम कर सकता है। फुल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, तो इसका मतलब वो पूरी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के रूप में काम करेगा कंपनी के अंदर, इसलिए उसे हम एम्प्लॉय भी बोलते हैं। डायरेक्टर क्या होता है? अगर मैनेजिंग पार्टनर्स डायरेक्टर भी हो सकते हैं। मतलब कि जो डायरेक्टर होते हैं वो अपने आप को शेयर होल्डर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कंपनी के सारे बिजनेस को कंडक्ट करेंगे शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे, और जितने सारे पावर्स होते हैं मैनेजमेंट का वो डायरेक्टर्स को दे दिए जाए, ताकि वो बहुत सारे फंक्शंस होती है जो कंपनी के, वो एज अ डायरेक्टर उसे फंक्शंस के रूप में लाता है और वो कंपनी के लिए ही काम करेगा यहाँ पे। जैसे फंक्शंस क्या क्या होती है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज के रूप में देखेंगे तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करना, रेजिंग ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट, है ना, ये सारे जो फंक्शंस होती है ये कंपनी के फंक्शंस होती है, लेकिन ये इसको रन करवाने के लिए एज ए एजेंट डायरेक्टर काम करता है यहाँ। तो डायरेक्टर जो भी काम करेगा वो पार्टनर्स के रूप में काम करेगा यहाँ पे। और पार्टनर्स के रूप में इसलिए काम करता है क्योंकि उसका यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं। तो एक डायरेक्टर अगर कोई काम करेगा तो दूसरा डायरेक्टर ऑटोमेटिक मान लेगा कि हाँ मैं एग्री। तो यहाँ पे जैसे पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, सेम यहाँ पे चीज़ होती है कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होगा जो भी डायरेक्टर्स होते हैं आपस में। ओके, इस वजह से यानी एक पार्टनर्स अगर कोई काम कर रहा है, एक डायरेक्टर्स कोई काम कर रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कि दूसरा डायरेक्टर भी एग्री है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्टर एज ए मैनेजिंग पार्टनर्स के रूप में भी काम करते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर इम्प्रेशन भी डालते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। तो डायरेक्टर जो भी काम करेगा वो हमेशा शेयरहोल्डर्स के लिए काम करेगा,
डायरेक्टर्स खुद के लिए काम नहीं करता है, यहाँ पे वो कंपनी के लिए काम करेगा, शेयर होल्डर्स के लिए काम करेगा, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स आपस में एक मैनेजिंग पार्टनर्स बनाते हैं ताकि वो कंपनी के बिहाफ के लिए काम करें। एंड जो भी पार्टनर्स होते हैं वो डायरेक्टली कैन नॉट फाइंड अदर शेयर होल्डर्स बाय देयर डीलिंग्स एंड डिसिमिलर टू पार्टनर्स। मतलब यहाँ पे है कि अगर डायरेक्टर कोई काम किए और उससे कंपनी को नुकसान हुआ या शेयर होल्डर को लॉस हुआ, तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते शेयर होल्डर्स कि नहीं तुमने लॉस किया है, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर्स के लिए ही लॉस माना जाएगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने एज ए एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया है। लेकिन अगर जो पावर्स दी गई है डायरेक्टर्स को, अगर वो डायरेक्टर अपने पावर से बाहर जाके काम करता है, तो उस केस में डायरेक्टर्स लायबल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको ध्यान से लर्न कर लीजिएगा इसको। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन कब होती है, यानी किस केस में, किस स्थिति में डायरेक्टर्स को हम डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं हो सकते, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये सेक्शन 164 में बोला गया है। इफ अगर पर्सन अनसाउंड माइंड है या फिर उसे कोर्ट के द्वारा उसे डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो पागल है, तो उसके उसमें वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो नहीं बन सकता डायरेक्टर। या फिर उसने कोई एप्लीकेशन का पैसा था उसका अभी पेंडिंग है, ठीक है, तो उस केस में वो नहीं बन सकता डायरेक्टर कंपनी का। या फिर कोर्ट के द्वारा उसे ऑफेंस पाया गया है, कोई ऑफेंस के पाया गया है, उसके ऊपर कोई केस हुआ है, कोर्ट के द्वारा कोई मुजरिम उसको करार दिया गया है किस चीज़ में, साथ में अगर कोई मॉरल टर्पिट्यूड शामिल है। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब हो गया अनैतिकता वाले काम आपने किया है, वो चीज़ें उसकी वजह से आप ऑफेंस आपको पाया गया है, तो आप डायरेक्टर्स नहीं बन सकते। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर उस केस में आपको अगर जेल हो गई है 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा, और 5 महीने अभी बीते नहीं है उस चीज़ के लिए, तो फिर आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर जो ऑफेंस हुआ है, यानी आपको कन्विक्टेड बोला गया है किसी ऑफेंस के लिए, और उस केस में अगर आपको 7 साल जेल हो गई है, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए। इसके बाद in an order disqualifying him for the appointment as a director has been passed by court or tribunal। अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया कि ये पर्सन डिस्क्वालीफाई है एज अ अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर, तो फिर उस केस पे वो पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। या फिर उसने कोई कॉल्स के पैसे नहीं पे किए, किसी शेयर के उसने परचेस किए थे शेयर्स पे, जो कॉल्स के पैसे उसने पेड नहीं किए, और उस चीज़ के लिए 6 महीना बीत चुका है, तो उस केस में कंपनी का वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। या फिर उसने कोई ऑफेंस डील किया है अपने रिलेटिव पार्टी से। रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शंस का मतलब हुआ कि डायरेक्टर जो है वो अपने रिलेटिव से या फिर कोई दूसरी बिजनेस पार्टनर से जो उस कंपनी का शेयर होल्डर है उससे डील किया है, तो इस केस में क्या होगा कि वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। और इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि अगर 5 साल से ज़्यादा समय हो गया है तो फिर वो बच जाएगा, लेकिन 5 साल से अगर कम समय हुआ है ऐसे ट्रांजेक्शन में उसको ऑफेंस पाया गया है, तो फिर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ही हैज़ नॉट complied with the requirement of the टीन नंबर। मतलब ये बोला गया है कि जो भी डायरेक्टर बनेगा ना उसके पास टीन नंबर होना चाहिए। टीन नंबर का मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। ही हैज़ बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, वो कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन अगर बन जाएगा, लेकिन क्या है कि अगर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल कर किया ही नहीं है, एनुअल रिटर्न नहीं भरा है, और इस चीज़ को कंटिन्यू 3 साल हो चुके हैं, तो उस केस में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। मान लीजिए उसने किसी कंपनी का वो डायरेक्टर है और वो उसे एज ए डायरेक्टर उस कंपनी में 3 साल से उसने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं की है या ना ही एनुअल रिटर्न फाइल किए, तो उस केस में वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसके बाद अगर उसने कोई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया था उसको रिपे करने में फेल कर दिया। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का मतलब हुआ कि कभी कभी पब्लिक जो है पैसे जमा करती है कंपनी के पास, तो कंपनी ने पैसे जमा करा लिए अपने पास और उस पैसे को वो रिपे नहीं कर पाया, और इस चीज़ को 1 साल से ज़्यादा हो गया, या ड्यू डेट पे उसने पेमेंट नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या होगा, वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, उसके पैसे नहीं पे कर पाए, या कोई रिडम्पशन था उसको पैसे नहीं पे कर पाए, और इस चीज़ को 1 साल से ज़्यादा हो गया है,
तो उस केस पे क्या होगा, वो रिडम्स डायरेक्टर्स नहीं बन सकता। तो डिस्क्वालिफिकेशन के इतने सारे आपके ये एक तरह से रूल्स हैं, इसमें से अगर आप 10 लिख देंगे एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब जो कंपनी का डायरेक्टर होता है उसको अपॉइंट कैसे करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। पहला अपॉइंटमेंट होता है प्रोमोटर्स के द्वारा, प्रोमोटर्स यानी फर्स्ट डायरेक्टर। जो कंपनी का प्रोमोटर्स होता है वो कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसी समय कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन कर दिया जाता है तो हमारे कंपनी का डायरेक्टर कौन बनेगा, ठीक है। तो आर्टिकल्स वेयर द आर्टिकल्स डू नॉट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, तो उस केस में क्या होगा, जो पर्सन सिग्नेटरी करता है मेमोरेंडम में हु आर इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यानी जो पर्सन, जिस पर्सन का सिग्नेचर मेमोरेंडम में लिख दिया जाएगा या कर दिया जाएगा, वो पर्सन ही कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है, फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर कैन होल्ड ऑफिस फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। जो पहला डायरेक्टर होगा वो पहले एजीएम तक ही काम करेगा कंपनी के अंदर एज ए डायरेक्टर, उसके बाद फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा मीटिंग करके। तो मीटिंग कंपनी के अंदर बुलाई जाएगी और फिर रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद कभी कभी या फिर डायरेक्टर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है वो मेंबर्स के द्वारा होता है, यानी शेयर होल्डर्स के द्वारा होता है। तो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जो, यानी फर्स्ट डायरेक्टर के बाद जो दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसको सब्सिक्वेंट डायरेक्टर बोलेंगे। उस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट पब्लिक कंपनी में किया जाता है, किसके द्वारा, मेंबर्स के द्वारा। अब मेंबर्स कैसे करते हैं, जनरल मीटिंग करके। तो प्रत्येक कंपनी में सबसे पहले प्रपोज किया जाता है कि इस कंपनी का डायरेक्टर कौन बनेगा। अब वो प्रपोज जो नाम होती है, जो नाम प्रपोज किया जाता है वो नाम जनरल मीटिंग में डिस्कस की जाती है। तो जनरल मीटिंग में डिस्कस करके ही हम सब्सिक्वेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, किसके पास, उसको ये बताना पड़ेगा आरओसी को कि मैंने, मेरे पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और वो डिक्लेरेशन देगा एक तरह का कि मैं इस पोस्ट के लिए, यानी मैं डायरेक्टर पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ। साथ में अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, अगर कोई पर्सन एज अ डायरेक्टर उसे अपॉइंट किया जा रहा है तो शैल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर के रूप में काम नहीं करेगा जब तक उसकी कंसेंट, यानी उसकी कंसेंट नहीं ले ली जाती। यानी अगर वो कंसेंट देता है अपना तभी जाके वो डायरेक्टर बन सकता है। तो आपको रिटर्न में कंसेंट भी देना पड़ेगा, और ये कंसेंट आपको आरओसी के पास यानी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ेगी 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ेगी जब उसके अपॉइंटमेंट होता है। तो अपॉइंटमेंट से 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2006। 2006 में से ये आपका डी नंबर आया था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। ये 8 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जो लाइफ टाइम तक वैलिड होता है। टीम के द्वारा ही डायरेक्टर्स अपने डाटाबेस को मेंटेन किया जाता है। डायरेक्टर की जितनी सारे डायरेक्टर्स जितने भी होते हैं वो सबको मेंटेन करने का एक आधार होता है डी नंबर। तो डी नंबर से ही हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सा डायरेक्टर है, किस कंपनी के अंदर काम कर रहा है। डीन इज स्पेसिफिक टू अ पर्सन। डीन एक बताता है कि वो पर्सन एक स्पेसिफिक है, एंड इसका मतलब ये हुआ कि वो डायरेक्टर है एक, दो या दो से ज्यादा कंपनी का। ही हैज टू ऑब्टेन ओनली वन डीन, उसे केवल एक ही डीन नंबर मिलेगा। इफ ही लीव्स अ कंपनी एंड जॉइन सम अदर, द सेम डीन वुड वर्क इन द अदर कंपनी एज वेल। मतलब एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में अगर वो ज्वाइन हो रहा है एज अ डायरेक्टर तो वो सेम डीन नंबर से ही ज्वाइन हो जाएगा। यानी आपके पूरे लाइफ टाइम में आपको केवल एक ही डीन नंबर मिलता है। उसी डीन नंबर से आप 2 या 3 कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं। एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं उसी डीन से। फिर यहाँ पे बोला गया है कि एवरी पर्सन, जो भी पर्सन है प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और अदरवाइज सेल्फ फर्निश इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी अगर एक कंपनी है, एक कंपनी में जितने सारे पर्सन होते हैं, सारे पर्सन को अगर उनका एज ए डायरेक्टर के लिए प्रपोज किया जाता है, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है जनरल मीटिंग में, तो उनके पास डी नंबर होना चाहिए, और डी नंबर को फर्निश करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हाँ मेरे पास डी नंबर है। जिसके पास डी नंबर नहीं होगा वो कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। स्टैट्यूटरी पावर ऑफ द कंपनी डायरेक्टर, डायरेक्टर्स की कुछ पावर्स होती है। क्या पावर्स होती है, पहला पावर्स ये है कि वो कॉल्स बुला सकता है ऑन द शेयर होल्डर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स। अगर कोई शेयर होल्डर्स है जो कॉल्स के पैसे नहीं दिए या अनपेड है तो उसके लिए वो कॉल्स के पैसे मंगवा सकता है। उसके बाद वो बायबैक करवा सकता है सिक्योरिटीज का, डायरेक्टर्स के पास अथोराइज होती है कि वो बायबैक करवा सकता है। तीसरा कि वो सिक्योरिटी इशू करवा सकता है, साथ में डिवेंचर इशू करवा सकता है।
वेदर इन और आउटसाइड इंडिया, इंडिया में या इंडिया के बाहर। मनी बोरो करवा सकता है, जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्टर्स के पास पावर होती है वो मनी बोरो करवा सकता है। वो कंपनी के पैसे को इन्वेस्ट करवा सकता है, लोन ग्रांट करवा सकता है या फिर गारंटी भी दे सकता है, या फिर प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन्स, या लोन्स के रेस्पेक्ट में वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवा सकता है। उसके पास पावर है, डायरेक्टर के पास और भी पावर है, वो अप्रूव कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और बोर्ड रिपोर्ट्स को। उसके पास पावर होती है वो बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकता है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा सकता है। वो अप्रूव कर सकता है अमलगमेशन, मर्जर या रिकंस्ट्रक्शन के लिए, यानी बिजनेस को जब चाहे तब अमलगमेशन में ले जा सकता है, मर्जर कर सकता है, रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है, उसके पास पावर होती है। टू टेक ओवर अ कंपनी और अक्वायर कंट्रोलिंग अ सब्सटेंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी, उसके पास पावर है कि वो किसी कंपनी को टेक ओवर कर सकता है या उसके कंट्रोलिंग या सब्सटेंशियल पावर्स को भी, स्टेक को भी वो अक्वायर कर सकता है जो दूसरी कंपनी में है, या फिर किसी और मैटर में वो कुछ भी चाहे कर सकता है, उसके लिए उसे प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा। तो वो जो भी चीज़ें प्रेस्क्राइब की गई होती है दूसरे मैटर में वो सारे एक्टिविटी भी कर सकता है। तो ये सारे पावर्स होते हैं डायरेक्टर्स के। अब ड्यूटीज क्या होती है डायरेक्टर्स की? फॉलोइंग ड्यूटीज एंड रिलायबिलिटीज। क्या है ड्यूटी? सेक्शन 166 में बोला गया है, एक कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो वो सारे काम किसके अकॉर्डिंग करता है? कंपनी की जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया होता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो गुड फेथ में काम करता है। इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, वो इस प्रकार काम करेगा ताकि कंपनी की जो ऑब्जेक्ट है वो बढ़े, उसकी प्रमोशन हो। एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनीज एज अ होल, और वो कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करता है। इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, और साथ में ये भी कि वो अपना पूरा इंटरेस्ट, पूरा ध्यान स्टेक होल्डर्स के ऊपर लगाएगा, यानी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़े, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा। तो डायरेक्टर्स के पास ये ड्यूटी होती है, डायरेक्टर्स जब भी काम करेगा वो ये ध्यान देगा कि स्टेक होल्डर्स का कोई भी इंटरेस्ट इफेक्ट ना हो। ठीक है। अब गुड फेथ में काम करना पड़ेगा, गुड फेथ का मतलब सच्चा काम करना पड़ेगा, सच्चाई से काम करना पड़ेगा। इसके बाद a director of a company shall exercise his duties with due and reasonable care, skill and diligence। कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो अपनी ड्यूटीज ईमानदारी से करेगा, मेहनत से करेगा, स्किल और डिलीजेंस के साथ करेगा, और ताकि अपनी जो भी जजमेंट देना होगा वो इंडिपेंडेंट जजमेंट देगा, डिसीजन जब भी लेगा इंडिपेंडेंट लेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के प्रेशर में आके वो डिसीजन ले, तो जजमेंट जो भी देना होगा वो खुल के दे सकता है। अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन, कंपनी का डायरेक्टर किसी तरह के सिचुएशन यानी ऐसी परिस्थितियों में नहीं शामिल होगा जिसमें उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, यानी फायदा होता है। दैट कॉन्फ्लिक्ट, या ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट है या पॉसिबली है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उस चीज़ में भी वो शामिल नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे जिसमें अगर कंपनी का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा तो उस चीज़ में वो शामिल होगा। A director of a company shall not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantage either to himself, कंपनी का जो भी डायरेक्टर है वो कोई भी अचीव नहीं कर सकता। क्या चीज़ अचीव नहीं कर सकता? कोई, जैसे अनडू गेन हो गया, अचानक से कोई प्रॉफिट हो रही है कंपनी के अंदर, तो डायरेक्टर्स उसे उस गेन को प्राप्त नहीं करेगा, अचीव नहीं करेगा, या फिर कोशिश नहीं करेगा कि वो फायदा मुझे मिल जाए, क्योंकि वो कंपनी के लिए फायदा है। इस वजह से ये ध्यान देना है। ना ही अपने रिलेटिव्स को दिलवाएगा, ना ही पार्टनर्स को दिलवाएगा, ना ही किसी एसोसिएट्स को दिलवाएगा। अगर डायरेक्टर ऐसा कोई करता है और उसकी इस चीज़ में उसे गिल्टी पाया जाता है तो वो लाइबल हो जाता है। तो लाइबल कितना होगा? द अमाउंट इक्वल टू गेन ऑफ द अमाउंट, जितना प्रॉफिट कंपनी को होने वाला था अगर उतना प्रॉफिट तुम्हें हो गया है तो डायरेक्टर लाइबल हो जाता है, जितना प्रॉफिट उसने अर्न किया वो सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस, कंपनी के जो डायरेक्टर है वो अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता, ना ही असाइनमेंट किसी को करवा सकता है, क्योंकि ऐसा वॉइड करना वॉइड होता है। यानी ऐसा नहीं कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैंने कहा आज से मेरा फ्रेंड कंपनी कंपनी के डायरेक्टर के रूप में काम करेगा, तो ये चीज़ें नहीं कर सकता वो। और इफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अगर कंपनी का डायरेक्टर है जो इस सेक्शन के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन करता है, यानी उल्लंघन करता है, तो उस केस में डायरेक्टर पनिशेबल होता है, यानी डायरेक्टर को दंड दिया जाएगा। वो दंड कितना हो सकता है?
कम से कम 1 लाख रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपया, याद रखेंगे। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, की मैनेजर पर्सनल। की मैनेजर पर्सनल क्या होता है? एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज 51 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, की मैनेजर पर्सन में कौन कौन लोग आते हैं? इसमें आएंगे आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी जिसको सीईओ बोला जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड सच अदर ऑफिसर एज में बी प्रिस्क्राइब। यानी आपके ये सारे लोग कंपनी के की मैनेजर पर्सनल होते हैं। ये ई वाला का मतलब ये हुआ कि अगर किसी और पर्सन को हम बोल दिए कि वो पर्सन भी अब हमारे कंपनी का की मैनेजर पर्सन है, तो उसे भी हम की मैनेजर पर्सन माना जाएगा। ये प्रेस्क्राइब किसके द्वारा किया जाएगा? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कह देती है तो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्सन को की मैनेजर पर्सन के रूप में बना देती है तो वो पर्सन भी की मैनेजर पर्सन हो जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूजली अपॉइंट मैनेजर पर्सन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेजर पर्सन को अपॉइंट करते हैं जनरली, यूजली, सच एज जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, है ना। होल टाइम डायरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि वो परमानेंट हमेशा फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होता है कंपनी के अंदर उसका। एंड मैनेजर, मैनेजर दैट मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, टू मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी अंडर द सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द बोर्ड। जो मैनेजर का काम होता है वो क्या काम करता है? कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज करता है, लेकिन उसके लिए वो बोर्ड के कंट्रोल या सुपरिटेंडेंस के रूप में काम करता है। यानी बोर्ड ही नज़र करती है, बोर्ड जो होती है वो मैनेजर के ऊपर कंट्रोल करके रखी रहती है, मैनेजर के ऊपर सुपरिटेंडेंस बना के रखी रहती है, और मैनेजर बस सारे मैनेजमेंट का काम करता है। तो बोर्ड बस उसको देखती रहती है, देख रेख करते हैं, बोर्ड का काम होता है। सेक्शन 196 में ये बोला गया है, डज नॉट अलाउ द साइमल्टेनियस अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ मैनेजर इन अ कंपनी, but a company is permitted to appoint more than one managing director। एक समय में हम मैनेजिंग डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, ना ही मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हैं। यानी एक कंपनी है, उस कंपनी में हम मैनेजिंग डायरेक्टर को और मैनेजर को अपॉइंट नहीं कर सकते, ये चीज़ बोला गया है। लेकिन अगर कंपनी को परमिटेड कर दिया गया है, अलाउ कर दिया गया है कि एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर रख सकता है, तो रख सकता है। याद रखेंगे, दो डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर रख सकता है, लेकिन एक मैनेजिंग डायरेक्टर एक मैनेजर कंपनी के अंदर नहीं रह सकते। अब आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है। ये सेक्शन 2 क्लॉज 54 में बोला गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कंपनी के आर्टिकल्स में उसका नाम मेंशन किया गया हो, और एग्रीमेंट विद द कंपनीज, कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो चुका हो और रेजोल्यूशन पास कर दिया गया हो कि जनरल मीटिंग में कि हमारे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा। और ये जो रेजोल्यूशंस पास होती है ये शेयर होल्डर्स के द्वारा होती है, या तो फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा हो सकती है। और जैसे ही रेजोल्यूशन पास होता है तो जिस पर्सन को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाते हैं उसको हम कुछ सब्सटेंशियल पावर्स भी दे देते हैं। और उस सब्सटेंशियल पावर्स में क्या होता है कि कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज करना, और साथ में कंपनी के जो डायरेक्टर्स होती है उनकी पोजीशन मैनेजिंग डायरेक्टर्स के रूप में बना दी जाती है। ये चीज़ें बोला गया है यहाँ पे डेफिनेशन में। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसके पास कुछ पावर्स दे दी जाती है, एक्सरसाइज करता है वो अपने पावर्स का। जैसे उसके काम क्या क्या होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर का? सुपरिटेंडेंस का कंट्रोल करना, डायरेक्शन देना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना, उनको सुपरिटेंड करना, उनकी निगरानी करना, उनकी देख रेख करना, ये सारा चीज़ मैनेजिंग डायरेक्टर के पास आती है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी मेड बाय आइदर, कैसे? एग्रीमेंट के द्वारा, या तो एग्रीमेंट बन गया है कंपनी के साथ तब होगा, रिजोल्यूशन पास हो जाएगी कंपनी में, कंपनी के द्वारा जनरल मीटिंग में, या फिर अ रिजोल्यूशन ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लासेस में बता दी गई है कि कंपनी का डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन किसको अपॉइंट किया जाएगा। तो इन सारे तरीकों से कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। जब भी कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है
तो उसी समय हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि उसको सैलरी कितनी दी जाएगी, रेम्यूनरेशन कितना पेबल होगा। ये सब चीज़ें जो डिस्कस की जाएगी उसके लिए रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है जनरल मीटिंग में। तो कंपनी जनरल मीटिंग बुलाती है और उस मीटिंग में ये डिसाइड करती है कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स को कितनी रेम्यूनरेशन दी जाएगी। और अगर कुछ ऐसा केस होता है तो जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन तब लेनी पड़ेगी अगर शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करवाते हैं। ठीक है। शेड्यूल 5 क्या है? शेड्यूल 5 एक अलग दूसरा सेक्शन होता है जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए फॉलो करना पड़ता है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी एक बार में एक डायरेक्टर्स को, फुल टाइम डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर को कम से कम, मतलब उसको 5 साल तक, मैक्सिमम 5 साल तक ही अपॉइंट कर सकते हैं एक समय में, प्रोवाइडेड डेट नो री अपॉइंटमेंट। दोबारा उसका री अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे आइदर 1 ईयर बिफोर एक्सपायरी ऑफ स्टॉक। यानी अगर एक साल बीत जाएगा, सपोज मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है, उसको मैंने आज अपॉइंट किया तो आज से 5 साल तक वो काम किया, और 5 साल के बाद उसे एक साल का गैप दिए करना पड़ेगा। एक साल का गैप के बाद ही वो दोबारा उस कंपनी का अपॉइंटमेंट हो सकता है, डायरेक्टर बन सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है? पहला तो उसका एज 21 से कम नहीं होना चाहिए और 70 साल से ज़्यादा ना हो। 70 साल से ज़्यादा हो सकता है अगर ये चीज़ें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी गई हो तब, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम उसकी एज को बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये कि डिस्क्वालीफाई कब होगा, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, या फिर उसने कोई ऐसा इंसॉल्वेंट हुआ है जो अज उस इंसॉल्वेंट के लिए वो पेमेंट नहीं किया, किसी भी समय उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है और उस इंसॉल्वेंट के लिए वो अभी भी अनडिस्चार्ज पैसा बचा हुआ है, तो उस केस में वो कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है एज ए डायरेक्टर, तो डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर एनी टाइम सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर्स, या फिर उसने अपने क्रेडिटर का पेमेंट ही नहीं किया है, सस्पेंड करके रखा है, ठीक है, पेमेंट ही नहीं किया है, तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या फिर उसे कोर्ट के द्वारा कोई ऑफेंस या फिर कोई गुनाह के लिए उसे गिल्टी पाया गया है, कन्विक्टेड किया गया है, दोषी पाया गया है, तो उस केस में, लेकिन ये दोषी के लिए उसे 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया दोषी पाए हुए, तो उस केस में वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। मोर देन 6 मंथ समय नहीं होना चाहिए, यानी अगर 2 महीने में ही वो प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व हो चुकी है, तो उस केस में यहाँ पे बोला गया है अगर 6 महीने से ज़्यादा का जेल हो जाता है तो फिर भाई डायरेक्टर्स नहीं बन सकता वो। पावर्स क्या एंड ड्यूटीज क्या होती है? पहला तो पावर ये है कि वो कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है, और बाय विच ही इज अपॉइंटेड और बाय द मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय द रिजोल्यूशन ऑफ शेड्यूल ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी जो उसकी अपॉइंटमेंट होती है इन सारे तरीके से अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज पावर, उसका पावर यही है सुप्रिटेंड करना, कंट्रोल करना, डायरेक्शन देना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं उसकी ये भी ड्यूटी होती है कि वो दूसरे डायरेक्टर जो ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स हैं उनकी लायबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो देखता है। इसके बाद जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उसके पास ये भी पावर होती है कि वो डेली टू डेली जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिव एक्ट्स होती हैं रूटीन नेचर्स का, उसको भी फॉलो करेंगे वो। तो जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज किया जाता है, ठीक है, उसके पास ये पावर होती है कि आपको अथॉरिटी दी जाती है कि जो डेली टेंशन्स होती है रूटीन नेचर्स को, उसको देखना आपका काम नहीं है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन वाले जो काम होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं देखता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में क्या क्या आएंगे कि जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की साइन जरूरी होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर की साइन जरूरी होती है। चेक इशू करना है तो डायरेक्टर्स का सिग्नेचर चाहिए, इंडोर्स करना है चेक डायरेक्टर का साइन चाहिए, ये सारे रूटीन नेचर का काम है। तो अब ऐसा नहीं है कि अब डायरेक्टर विदेश में है, मीटिंग से विदेश में गया है, किसी काम से विदेश में गया है, तो मुझे अगर क्रेडिटर को चेक देना है तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे 2 दिन 3 दिन रुकना पड़ेगा या जब तक डायरेक्टर ना आया उसका साइन लूँ उसके बाद चेक दूँ, तो ऐसे भी ट्रांजेक्शन हो नहीं सकते ना।
तो रूटीन नेचर वाले जो भी काम होते हैं उसके लिए डायरेक्टर्स का साइन का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे आपके एक्टिविटीज़ है जो कंपलसरी होती है वहाँ पे डायरेक्टर्स का साइन चाहिए। तो इसलिए बोला गया है कि जो पावर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में दिया गया है कि रूटीन नेचर वाले काम को छोड़कर और सारे काम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही किया जाता है। तो जो और भी काम होते हैं उसको सब्सटेंशियल पावर्स में डाला गया है। तो सब्सटेंशियल पावर्स में क्या क्या आएंगे, जो रूटीन नेचर्स के अलावा होते हैं उसको सब्सटेंशियल पावर्स में डाला गया है। ये सारे काम होते हैं आपके। अब होल टाइम डायरेक्टर्स क्या होता है? होल टाइम डायरेक्टर मैंने बताया ना कि जो कंपनी के अंदर होल टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट होता है वो होल टाइम डायरेक्टर्स होता है। उसका काम यही होता है कि वो सब्सटेंशली या पूरी तरीके से कंपनी के अंदर काम करेगा, कंपनी के लिए हमेशा वो परमानेंट एम्प्लॉय होता है। होल टाइम डायरेक्टर जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, उसके पास सब्सटेंशियल पावर्स नहीं होती है मैनेजमेंट का, उसके पास केवल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होती है, यानी डेली जो काम करनी होती है, चेक इशू करना, चेक पे साइन करना, इंडोर्समेंट करवाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, बिजनेस डील करना, ये सारी चीज़ें होती है जो डेली एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है। अपॉइंटमेंट सेम जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है उसी तरह होल टाइम डायरेक्टर्स का भी अपॉइंटमेंट किया जाता है, वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा। मैनेजर आते हैं, मैनेजर का सेक्शन 2 क्लॉज 53 में बताया गया है। मैनेजर का मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जो उसका काम होता है सुपरिटेंड करना, कंट्रोल करना, डायरेक्शन करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और हैज़ द मैनेजमेंट ऑफ द होल, वो पूरी तरीके से मैनेजमेंट का काम भी करता है और साथ में कंपनी के अफेयर्स को भी मैनेज करता है। एंड इंक्लूड अ डायरेक्टर एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ मैनेजर, इसमें कोई भी पर्सन, जिस पर्सन को हम एज मैनेजर के पोजीशन पे बैठाते हैं वो पर्सन ये सारे काम करते हैं तो उसे मैनेजर को कहते हैं। वो पर्सन कोई भी हो सकता है। जैसे उसको पोजीशन हम दे देते हैं, किस तरह का पोजीशन दे देते हैं कि आज से तुम सुपरिटेंड करोगे, कंट्रोल करोगे, डायरेक्शन दोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेज करोगे पूरी बिजनेस को, तो वो मैनेजर कहलाएगा फिर। ठीक है, सेम चीज़ होता है। और यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट जो होगा वो सेम, जैसे मैनेजर का मैनेजिंग डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है, सेम चीज़ यहाँ पे भी उसी तरह से इसका भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा मैनेजर का। इसके बाद डिफरेंस क्या है, ये आप डिफरेंस देख लेंगे क्या क्या है इसमें। वेरी सिंपल है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है और होल टाइम डायरेक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर के पास सब्सटेंशियल पावर्स होती है, होल टाइम डायरेक्टर्स के पास सब्सटेंशियल पावर्स नहीं होती है। ठीक है। नंबर, अ कंपनी कैन अपॉइंट मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी जो एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। होल टाइम डायरेक्टर्स में ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है कंपनी। नंबर ऑफ कंपनीज, मतलब अ पर्सन कैन बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टू कंपनीज एट द सेम टाइम, एक ही समय में दो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है एक पर्सन। लेकिन अ पर्सन कैन नॉट बी अ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर देन वन कंपनी, यानी एक से ज़्यादा कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर्स नहीं बन सकता वो। मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर कैन नॉट अपॉइंटेड इन वन कंपनी एट द सेम टाइम, यानी एक ही कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते एक ही समय में, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं, मैनेजर और फुल टाइम डायरेक्टर्स को एक ही समय में अपॉइंट कर सकते हैं, ये डिफरेंस है। इसके बाद डिफरेंस ये भी देख लेंगे मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये बहुत ईजी है, सब डिफरेंस आप खुद से देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, बहुत आसान है। इसमें से क्वेश्चंस एक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। रेम्यूनरेशन देख लेते हैं। मैनेजिंग रेम्यूनरेशन क्या होता है? देखिए, जो आपका मैनेजर होता है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है तो उसको कुछ सैलरी देनी पड़ती है, तो सैलरी यहाँ पे जो दी जाती है वो डिसाइड करना पड़ता है, इसके लिए भी कंपनी के अंदर लॉ बनाई गई है। अब इतने बड़े लेवल पे डायरेक्टर्स काम करते हैं, इतने बड़े लेवल पे मैनेजर्स काम करते हैं, तो उनके लिए सैलरी बनाई जाती है। तो सैलरी का क्या होता है, ओवरऑल सैलरी जो दिया जाएगा 11% ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, 11% ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हुआ है उसका 11% कंपनी के डायरेक्टर्स को जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 11% से ज़्यादा सैलरी दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करनी पड़ेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है।
तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉराइज द पेमेंट ऑफ रेमिटेंस एक्सीड 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 11% से ज़्यादा का प्रॉफिट देना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी जनरल मीटिंग में। ओवरऑल मैंने बताया मैनेजरियल रेम्युनरेशन कितना होगा, 11% होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, अगर यहाँ पे देखेंगे जो रेम्युनरेशन पे की जा रही है, तो अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है या एक होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है तो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर मोर देन वन डायरेक्टर्स है, एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स है, तो उस केस में 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नेट प्रॉफिट। जो रेम्युनरेशन पे की जाएगी वो ऐसे डायरेक्टर्स को पे की जाती है, ना ही जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना ही होल टाइम डायरेक्टर्स। तो उस केस में क्या होगा, 1% नेट प्रॉफिट दिया जाएगा, याद रखेंगे। एंड इफ देयर इज ए मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर्स या मैनेजर है तो फिर वहाँ पे भी 1% होगा, और अदर केस में 3% दिया जाएगा। ये सबरी यहाँ पे मैंने बता दिया। ओवरऑल 11% होगा। अगर एक से ज़्यादा आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है तो 5% होगा, एक से ज़्यादा है तो 10% होगा। एक अगर आपका होल टाइम डायरेक्टर है तो 5% होगा, एक से ज़्यादा होल टाइम डायरेक्टर है तो 10% होगा। अगर एक मैनेजर है तो 5% होगा, अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और एक आपका मैनेजर है तो वहाँ पे 10% होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर विथ वन या मोर होल टाइम डायरेक्टर्स, यानी एक मैनेजर हो या फिर आपका एक से ज़्यादा होल टाइम डायरेक्टर हो तो 10% दिया जाएगा। और अगर डायरेक्टर्स फॉर ऑल वेयर देयर इज नो मैनेजर है मैनेजिंग डायरेक्टर्स, या अगर मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर्स नहीं है या होल टाइम डायरेक्टर्स नहीं है, केवल डायरेक्टर्स है तो 3% दिया जाएगा। एंड डायरेक्टर्स फॉर ऑल, सारे डायरेक्टर्स को दिया जाएगा, जहाँ पे अगर मैनेजर है मैनेजिंग डायरेक्टर्स या होल टाइम डायरेक्टर्स है तो वहाँ पे 1% दिया जाएगा। तो ऐसे करके ही आपका सैलरी दी जाती है, रेम्युनरेशन दी जाती है। इसको आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा ये। अब यहाँ पे 1 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।